सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर में क्षणिक धाराएं अपना चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर के पिछले लेक्चर में हमने क्षणिक धारा की परिभाषा एवं दिष्ट धारा परिपथ में एलआर संयोजन के बारे में चर्चा की थी। आज हम दिष्ट धारा परिपथ में आरसी संयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ हमने एलआर संयोजन में दो स्थितियाँ देखी थी, धारावृद्धि और धारा क्षय। यहाँ हम आरसी संयोजन में दो चीज़ देखेंगे, संधारित्र का आवेशन और संधारित्र का निरावेशन। इसके लिए परिपथ चित्र आपके पास दिखाई दे रहा है। परिपथ चित्र लगभग वही है, केवल वहाँ प्रेरकत्व L था, यहाँ संधारित्र C है, प्रतिरोध R सेम है, वही कुंजी है, वही विद्युत स्रोत है। तो शुरुआत करते हैं संधारित्र के आवेशन से। चित्रानुसार दिष्ट धारा स्रोत E से, ये दिष्ट धारा स्रोत है E, इससे प्रतिरोध R और संधारित्र C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब इस कुंजी K को A से जोड़ देते हैं तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। जब K को बिंदु A से जोड़ते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है और संधारित्र C का आवेशन प्रारंभ हो जाता है। इस संधारित्र C का आवेशन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। माना dt समय में आवेश dq जो है, जिसका मान I dt होता है, क्योंकि हम जानते हैं I = dq/dt, तो आवेश अल्पा आवेश dq जो है इसका मान I dt के बराबर होगा। तो dt समय में आवेश dq जो है यह परिपथ के किसी भाग से प्रवाहित होता है, तो विद्युत स्रोत E से संपन्न कार्य जो होगा वो E dq होगा। और यह कार्य जो है यह दो चीज़ों के बराबर होगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। इसमें पहली चीज़ आपकी आती है प्रतिरोध में जूल ऊष्मा ऊर्जा, और दूसरी है संधारित्र की ऊर्जा U में जो वृद्धि होती है वो, जो कि संधारित्र में संग्रहित हो जाती है। इस प्रकार ये जो ऊर्जा E dq है वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो इन दोनों के योग में पहली जो जूल ऊष्मा ऊर्जा है इसका मान ये है और संधारित्र की ऊर्जा का मान ये है, तो इन दोनों के योग के बराबर ये आ गई। चलते हैं आगे, बराबर आ गई है। यहाँ du को मैंने लिख दिया है q/c dq, क्योंकि u का मान 1/2 q² होता है। कक्षा 12 में संधारित्र वाले चैप्टर में पढ़ा है। इसका अवकलन कर लेते हैं तो du का मान q/c dq आ जाता है। तो ये du का मान ये रख दिया है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, dt जो है पूरी समीकरण को dt से भाग लगा दिया है, तो यहाँ dt आ गया, यहाँ का dt हट गया है, यहाँ dt आ गया है। और इस पूरी समीकरण में I = dq/dt से भाग लगाया है, तो यहाँ तो I = dq/dt का भाग लगने पे ये हट जाएगा, यहाँ एक I हट जाएगा, यहाँ पे dq/dt हट जाएगा, तो ये q/c रह गया। तो यहाँ से हमें मिल जाता है E = R dq/dt + q/c। इस I को हमने dq/dt लिख दिया है। इस समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं, इसका इधर ट्रांसफ़र कर दिया और ट्रांसफ़र करने पे E - q/c बराबर R dq/dt बच गया है। तो फिर dq के बटे में ले गए हैं, तो आसानी से हम ये रूप लिख सकते हैं। इसका हम समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पे माइनस का c log E - q/c हो जाता है इस पक्ष में। इधर जो है r आपका नियतांक रह गया, dt का समाकलन t हो गया प्लस c1 समाकलन नियतांक है। जब t बराबर 0 है, वही प्रोसेस पिछले लेक्चर वाली, ये t बराबर 0 होगा तो q का मान 0 होगा।
तो इस C1 का मान हमें मिल जाएगा माइनस का C log E। तो ये C1 का मान इस समीकरण 3 में रख देते हैं यहाँ पे। तो समीकरण 3 का RHS जो है वो तो एज इट इज़ आ गया, T/R एज इट इज़ आ गया। इस C1 की जगह C1 का मान आ गया माइनस का C log E। इसको और आगे हल करते हैं, ये मान रख दिया है। हल करने के लिए इसको हम इधर ले आते हैं, तो इधर ले आते हैं तो इधर माइनस में आएगा, दोनों तरफ C कॉमन आ गया और ये log की प्रॉपर्टी लग के बटे में आ गया। जैसा कि पिछले लेक्चर में किया था सेम वही प्रोसेस है। C को ट्रांसफ़र कर दिया है, log को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये सारा e की घात में आ गया है। इस e का भाग लग गया है दोनों तरफ। इस एक को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं और CE को इधर गुणा कर देते, यहाँ बटा में है तो इधर गुणा में आ जाता है। तो हमें मिल जाता है Q बराबर CE 1 माइनस e⁻ माइनस का T/RC। इस CE को हमने Q0 लिख दिया है। तो यहाँ हमें समीकरण 5 मिल जाती है, Q बराबर Q0 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस का T/RC। यहाँ Q0 जो है ये CE है, संधारित्र पर आवेश का अधिकतम मान है। समीकरण 5 में RC जो है ये परिपथ का समय नियतांक कहलाता है, ये RC। इसे हम टॉय C से व्यक्त करते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने टॉय L से व्यक्त किया था, क्योंकि वहाँ प्रेरकत्व था। यहाँ संधारित्र है इसलिए इसे हम टॉय C से लिखते हैं। तो समीकरण 5 से हमें मिल जाता है Q बराबर Q0 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस का T/टॉय C। इस समीकरण 4 जो है, इस समीकरण 4 को एक रूप इसमें भी लिख सकते हैं, तो इससे हमें ये मिल जाएगा। तो ये कोई खास बात नहीं है। तो वापस हम समीकरण 6 पे चलते हैं। तो इस समीकरण 6 में I जो है ये क्या है, dQ/dt है। तो I का मान यदि हम ज्ञात करें तो Q का हमें अवकलन करना पड़ेगा, यानी इस समीकरण 6 का अवकलन करना पड़ेगा। और समीकरण 6 का अवकलन करके हम यदि I का मान ज्ञात करें धारा का, तो हमें मिल जाता है I बराबर Q0 1/RC एक्सपोनेंशियल माइनस का T/RC। क्योंकि Q0 तो बाहर है, लेकिन इसका अवकलन होगा तो ये RC आ जाएगा, 1/RC ही आ जाएगा। इस Q/C को Q0 और C इन दोनों को हम E लिखें तो E/R बच जाएगा, इधर R तो पहले से है। Q0 और C जो है वो E में चला जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल आपका इधर आ गया। अब वापस इसको मैंने I0 लिख दिया है, तो हमें मिल जाता है I बराबर I0 एक्सपोनेंशियल माइनस का T/RC। समीकरण 8। I0 जो है ये धारा का अधिकतम मान है, जो कि E/R है। तो समीकरण 8 से स्पष्ट है कि जब t का मान 0 है तो I बराबर I0 अधिकतम होगी E-R। ये समीकरण 8 से क्लियर है। तो समीकरण 8 में जब t बराबर 0 है तो इस स्थिति में संधारित्र पर आवेश का जो मान होगा वो 0 होगा। इस समय परिपथ में जो धारा होगी वो अधिकतम होगी और समय वृद्धि के साथ आवेश में चरघातांकी वृद्धि होगी, जिससे धारा में चरघातांकी क्षय होगा। इसे हम निम्न दो वक्रों से देख सकते हैं। पहला जो वक्र है ये RC परिपथ में समय के साथ आवेश की वृद्धि को दर्शाता है, जबकि दूसरा जो वक्र है यह RC परिपथ में संधारित्र के आवेशित होते समय धारा प्रवाह को दर्शाता है। इसके बाद अंत में जब समय t लगभग अनंत के बराबर होता है, उस समय आवेश Q का जो मान है वो Q0 बराबर CE अधिकतम होता है और साथ ही धारा I का जो मान है ये 0 होता है। चूँकि अब परिपथ में संधारित्र पर विभवांतर V बराबर E के कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। जब
समय t बराबर RC परिपथ का समय स्थिरांक लेते हैं तो समीकरण 5 से, ये अपनी समीकरण 5 है, इसी लेक्चर की है, वही प्रक्रिया पिछले वाले लेक्चर की है। इस t का मान लेंगे तो यहाँ t की जगह रख देंगे RC, तो रखने पे इस समीकरण 5 से हमें मिलता है q बराबर Q0 1 माइनस e की घात -1। इसे हल करने पे आ जाता है q बराबर 0.63 Q0। अतः t बराबर τc वह समय है जिसमें आवेशित होते समय संधारित्र पर आवेश अधिकतम आवेश का 63% रह जाए, अथवा संधारित्र पर विभवांतर उसके अधिकतम विभवांतर का 63% हो। यदि परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाया जाए तो संधारित्र पर आवेश वृद्धि उसके अधिकतम मान के कारण विलंबित हो जाती है और यह समय स्थिरांक τc बराबर RC से मापी जाती है। अब अपन बात करते हैं संधारित्र के निरावेशन की। संधारित्र के आवेशन के बारे में बात कर ली है। अब संधारित्र के निरावेशन में तो वही परिपथ चित्र काम आएगा। इस परिपथ चित्र में इस कुंज K को A से हटा के B पे लगा देते हैं, जिससे ये बैटरी परिपथ से अलग हो जाती है। जब परिपथ में स्विच K का संबंध बिंदु A से बहुत अधिक समय तक रखें तो संधारित्र C पर आवेश की जो मात्रा है यह अधिकतम होगी। इसके बाद स्विच K का जो संबंध है वो बिंदु B से कर देते हैं। इससे परिपथ में जुड़ा विद्युत स्रोत जो है वो परिपथ से टूट जाता है और संधारित्र का निरावेशन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इस स्थिति में किरचॉफ के लूप सिद्धांत से Q/C प्लस R dQ/dt का मान शून्य हो जाएगा। इसको हम सामान्य रूप से ये लिख सकते हैं, इसका समाकलन कर देंगे, वही प्रक्रिया है। dQ/Q में log Q आ गया, RC नियतांक में आ गया, dt का t हो गया, C2 समाकलन नियतांक है। जब t का मान 0 है तो q का मान Q0 होगा यहाँ से, तो यहाँ से C2 का जो मान है वो आ गया log Q0। तो ये C2 का मान इस समीकरण में रख देते हैं और वही रख के हल कर लेते हैं तो हमें समीकरण 10 मिल जाती है। समीकरण 10 में हमें मिल जाता है Q बराबर Q0 e टू द पावर माइनस का T/RC। समीकरण 10 जो है यह संधारित्र का प्रतिरोध के द्वारा चरघातांकी विसर्जन दर्शाती है। इस समीकरण 10 में विसर्जन धारा I का जो मान होगा वो यदि हम ज्ञात करें तो I बराबर dQ/dt, वही Q का मान रखेंगे, यहाँ से हल कर लेंगे तो हमें मिल जाता है। ये तो सामान्य गणितीय अवकलन रूप है। I बराबर माइनस का I0 e टू द पावर माइनस का T/RC। समीकरण 11। समीकरण 11 में माइनस जो चिन्ह है यह दर्शाता है कि धारा के प्रवाह की दिशा पूर्व स्थिति के विपरीत है। यदि इस समीकरण 11 में t बराबर τc बराबर RC ले, वही इस t की जगह τ बराबर RC ले, तो हमें q बराबर Q0 e टू द पावर -1 मिल जाएगा मान q का 0.37 Q0। अतः संधारित्र के निरावेशित होते समय τc वह समय है जिसमें संधारित्र का अधिकतम आवेश जो है वो 63% से होकर 37% रह जाता है। तो इस प्रकार यह अपना दृष्ट धारा परिपथ में RC संयोजन था। इसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की, पहली संधारित्र का आवेशन और दूसरा संधारित्र का निरावेशन। धन्यवाद।